वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। बच्चों, मैंने प्ले लिस्ट में आपके सिलेबस और कोर्स के मुताबिक जितनी भी उर्दू ग्रामर है एग्ज़ाम में आने वाली है वो सभी अपलोड कर दी है। तो आप सभी बच्चे अपने सिलेबस और कोर्स के अकॉर्डिंग जाकर उर्दू ग्रामर प्ले लिस्ट से सीख सकते हैं। साथ ही जान पहचान की पूरी बुक है विद टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा की सैर-उनवान पर मज़मून लिखना सिखाऊंगी। पर इस मज़मून को लिखना सिखाने से पहले मज़मून लिखने का तरीका बताना चाहती हूँ ताकि एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक पर आप मज़मून को आसानी से लिख सको। मज़मून लिखने का तरीका। तो किसी भी मज़मून को लिखने के लिए इन 3 सवालों के जवाब देने ज़रूरी हैं: क्या, क्यों और कैसे। जैसे कि हरियाणा की सैर-उनवान पर आपने मज़मून लिखा तो सबसे पहले आप इस बात का इंट्रोडक्शन देंगे, तारुफ़ देंगे कि आप हरियाणा की सैर पर जाने के लिए आपने क्या क्या प्लानिंग की, आप वहाँ पर क्या क्या देखने के लिए जाना चाहते थे। तारुफ़ दिया जाएगा। तारुफ़ देने के बाद नफ़्से मज़मून लिखोगे, यानी कि क्यों वाले सवालों के जवाब। यानी कि इंट्रोडक्शन का तारुफ़ देने के बाद हरियाणा की सैर से रिलेटेड आपने जितनी भी चीज़ें वहाँ पर की, जितनी भी बातें देखी, उन सभी बातों को बयान करना कि नफ़्से मज़मून में आप हरियाणा की सैर करने के लिए क्यों जाना चाहते थे, इन सभी बातों को बयान किया जाएगा रीज़न के साथ। लास्ट पॉइंट है इख्तिताम या ख़ात्मा, यानी कि सेकंड पैराग्राफ में आपने जितनी भी बातें रीज़न के साथ की थी उससे जो नतीजा, जो निष्कर्ष निकल कर सामने आया है उसे बयान करना। लास्ट वाले पैराग्राफ में निष्कर्ष में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़मून लिखने का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी मज़मून को लिखने के लिए इन 3 सवालों का जवाब देना ज़रूरी है: क्या, क्यों और कैसे। सबसे पहले तारुफ़, फिर नफ़्से मज़मून और फिर लास्ट में इख्तिताम या ख़ात्मा। बच्चों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा। हरियाणा की सैर। हिंदुस्तान का सूबा, सूबा कहते हैं स्टेट को, हिंदुस्तान का स्टेट हरियाणा कई एतबार से, कई वजहों से अपने अंदर बहुत सी खूबियों का मालिक है। क्या कहा गया है कि हिंदुस्तान का सूबा हरियाणा, ऐसी बहुत सारी वजहें हैं जिसकी वजह से ये अपने अंदर बहुत सारी खूबियाँ रखने की वजह रखता है। ये सूबा हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद वजूद में आया और हिंदुस्तानी पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम, यानी कि बांटने के बाद, तकसीम करने के बाद इसको हरियाणा के नाम से मंसूब किया गया, यानी कि बनाया गया, जहाँ हिंदुस्तानी आइन यानी कि हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक रियासती असेंबली है। यहाँ पर हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक एक रियासती असेंबली है जिसमें 10 लोकसभा हलके हैं। एक रियासत में फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे पहले देवीलाल क़यादत में लोक दल की सरकार थी और इससे पहले, आज़ादी से पहले, यहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार थी हरियाणा में। हरियाणा की ये रियासत राजधानी दिल्ली से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। हरियाणा की ये रियासत राजधानी दिल्ली से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है और इसकी रियासती राजधानी चंडीगढ़ है। रियासत में यूँ तो अलग अलग मकामात में 15 निहायत दीदा ज़ेब सियाहती मकामात हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। और यहाँ पर कहा गया है कि रियासत में यूँ तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो कि देखने के लायक हैं, मगर ऐसी 15 ख़ास जगहें हैं जो कि टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन इनमें चंडीगढ़ की खूबसूरत झील, जहाँ पर शाम बड़ी तादाद में लोग अपनी तरफ राग़िब करती है। इस शहर में एक निहायत खूबसूरत फ़नी शाहकार रॉक गार्डन भी है जिसे देखकर इंसानी अक्ल हैरान होती है कि क्या ज़िंदगी के हर शुबे में इस्तेमाल होने वाली अशिया के ज़रिए इतना खूबसूरत गार्डन तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब आप नफ़्से मज़मून कैसे लिखोगे? हरियाणा की सैर के दौरान आपने जितनी भी दिलचस्प बातें वहाँ नोटिस की थी उसे रीज़न के साथ लिखना होगा नफ़्से मज़मून में, यानी कि क्यों वाले सवालों के जवाब कि आप वहाँ पर सैर करने के लिए क्यों गए थे। यहाँ भी सयाहों यानी कि टूरिस्टों की आमद का तांता बाता बना रहता है। फितरत की खूबसूरती अगर देखनी हो तो इस शहर के रोज़ गार्डन को भी फरामोश, यानी कि नहीं छोड़, देखने से नहीं छोड़ सकते। गुड़गांव में बच्चों का एक दीदा ज़ेब यानी कि देखने के लायक म्यूज़ियम है और वाटर पार्क को भी काफ़ी अहमियत हासिल है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा सरवर मजहबी एतबार से अपने अंदर बहुत सी खूबियाँ छुपाए हुए हैं। ताऊ देवीलाल बायोडाइवर्सिटी पार्क भी सयाहों यानी कि टूरिस्ट की आमद का मुंतज़िर रहता है, यानी कि टूरिस्टों के आने के वेट में रहता है। पंचकुला में तामन सना देवी मंदिर, जहाँ हर रोज़ सैकड़ों लोग पूजा अर्चना और दर्शनों के लिए आते हैं। वहीं पानीपत में हज़रत भोलू शाह कलंदर और हज़रत
شمس تبریز ترک کی درگاہوں پر ہزاروں مسلم اور غیر مسلم اپنی مراد پانے کے لیے اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ ریاست ہریانہ میں لوگوں کی سیر و تفریح کے لیے سلطان پور نیشنل پارک برڈ سینچری بھی کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اسے صرف یہاں تک لکھ دینا کیونکہ کلاس 8 کے اکارڈنگ لکھوانا ہے، زیادہ بڑا نہیں کرنا۔ بچوں لاسٹ کے اندر لکھ دینا کیسے والے سوالوں کے جواب۔ اگر آپ اسے بڑا لکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کی لائنوں کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں گے، یہ نفس مضمون کا ہی آگے کا پارٹ ہے، پر میں نے اسے یہاں سے اسکپ کر کے آپ کو اس جگہ سے پڑھانا سٹارٹ کروں گی۔ موجودہ دور میں جہاں ٹیلی کمیونیکیشن نے زبردست ترقی کی ہے اور اس شعبے میں نئی ایجادات ہر روز ہوئی ہیں، ہریانہ میں بھی ایک خوبصورت سائبر ہب مرکز اپنی مثال اپنے آپ ہے، جہاں مواصلاتی زندگی کے ہر نقطے کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ مرکز ہندوستان کے یوں تو دوسرے شہروں میں بھی ہے، لیکن ہریانہ کا سائبر ہب نئی نسل کو بہت کچھ باور کرانے کے لائق ہے۔ اس ریاست کی مٹی نہایت زرخیز ہے، یعنی کہ ہریانہ میں بہت اچھی اپجاؤ مٹی ہے۔ یہاں اناج کی مختلف اقسام، یعنی اقسام کہتے ہیں قسم کی جگہ کو، اقسام کی پیداوار کے ساتھ بہت سے پھل بھی ہم کو دیتی ہے، جن سے نہ صرف ہندوستان ہی ذائقہ لیتے ہیں بلکہ ان پھولوں کو غیر ملکوں میں بھی بھیج کر ہمارے ملک کے ذریعے مبادلے کے لیے بھی بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ لاسٹ میں لکھو گے کہ ہریانہ کے لوگ ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ وقت پیش رہے ہیں اور ہر شعبے میں ان کی خدمات بہت بڑے پیمانے پر حاصل ہوئی ہیں۔ تو یہاں سے یہ مضمون کمپلیٹ ہوتا ہے۔